नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरकार की फाइलों पर गोपनीय लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। उसी तरह हमारी आपकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनके बारे में हम नहीं चाहते कि दुनिया जाने। क्या आप चाहेंगे कि आपके नाम से लिखी गई चिट्ठी कोई और पढ़ ले और यह भी जान ले कि चिट्ठी कहाँ से आई है? आप चिट्ठी सीने से लगाकर पढ़ते हैं या सारी दुनिया को ऐसे दिखाकर पढ़ते हैं? ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि यह बात सबके सामने बराबर से साफ हो कि सब के सामने चिट्ठी का पढ़ना प्राइवेसी, निजता का उल्लंघन है। जैसे अगर मैं आपका फेसबुक लेकर देखने लग जाऊं कि पासबुक लेकर कि कितना पैसा है, तो आपको हो सकता है कि बुरा लगे। जिस तरह से सरकार की गोपनीयता उसकी निजता है, प्राइवेसी है, उसी तरह से आपकी निजता यानी प्राइवेसी की भी गोपनीयता है। आजकल आधार कई चीजों में अनिवार्य किया जाने लगा है और कहीं नहीं भी है वहां भी लिया जाने लगा है। आधार कार्ड में आपकी कई सूचनाएं होती हैं। इन सब जानकारियों को आजकल डेटा कहते हैं। समग्र रूप से दुनिया के किसी भी देश में ये डेटा सुरक्षित होते हुए भी अंतिम रूप से सुरक्षित नहीं है। एक जगह जमा होने के कारण इनके उड़ा ले जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। उड़ा भी ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आधार को बायोमेट्रिक्स यानी आंखों की पुतली, उंगलियों के निशान से जोड़े जाने के खिलाफ 20 याचिकाएं दायर की गई हैं, क्योंकि इसमें इस तरह की सूचनाएं होती हैं और हर चीज में अनिवार्य करेंगे तो ये सारी सूचनाएं जाहिर हो जाएंगी। 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के 67 साल बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस बात पर विचार कर रही है कि निजता, प्राइवेसी आपका मौलिक अधिकार है या नहीं। 9 जजों की बेंच के सामने यह सवाल आधार के संदर्भ में आया है। कई चीजों में आधार अनिवार्य किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका में यह सवाल उठाया कि आधार के बाद किसी का किसी से पर्दा नहीं रहेगा, निजता समाप्त हो जाएगी। यह मौलिक अधिकार का हनन है। इसलिए विचार हो रहा है कि क्या निजता मौलिक अधिकार है? अगर आधार की सारी जानकारी, उससे जुड़ा मोबाइल नंबर, बैंक खातों की जानकारी लीक हो जाए या आधार नंबर लेकर आप हर जगह पहुंच जाएं, तो आप किस कानून के तहत कोर्ट के पास जाएंगे कि आपकी निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार का हनन हुआ है? क्या आप समझते हैं कि बैंक अकाउंट में आधार का जोड़ना, मोबाइल में जोड़ना आपकी प्राइवेसी के उल्लंघन का एक नया रास्ता खोलता है? जब हमसे व्यक्तिगत और सार्वजनिक आचरणों में उम्मीद की जाती है कि एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें, सम्मान करें, तो वह संविधान या कानून के तहत परिभाषित क्यों नहीं है? या है? जो सवाल सोशल कोड का हिस्सा है वो सवाल संविधान का हिस्सा क्यों नहीं है? यह सवाल पहले भी था, मगर डिजिटल दौर में काफी बड़ा हो गया। इंटरनेट, फेसबुक, गूगल के जमाने में आप इस जगत में लगातार किसी अपराधी की तरफ पीछा किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं। एक तीसरी आंख देख रही है। दुनिया भर में रोज लाखों लोगों की प्राइवेसी पर हमला हो रहा है। लोगों के बारे में जानकारी जमा करना और उसे चुराकर बेच देना, यह अपने आप में धंधा है। तभी तो आपके मोबाइल पर जब सेल या खरीदो बेचो के मैसेज आने लगते हैं तो आप तंग हो जाते हैं। इसके लिए टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ने, TRAI ने एक व्यवस्था की है जिसके तहत आप दर्ज करा सकते हैं कि आपको इस तरह के मैसेज ना भेजे जाएं, या आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कोई आपकी निजता, प्राइवेसी में दखल दे। कोई ये भी जाने कि आपने फ्रिज खरीद कर बाजार से लाए हैं तो अब उसका कवर भी ले लीजिए, क्योंकि किसी को पता चल गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की पीठ 19 और 20 जुलाई को मंथन कर रही है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं। 1954 में MP शर्मा के केस में 8 जजों की पीठ और 62 में खड़क सिंह के केस में 6 जजों की पीठ ने फैसला दिया था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बाद भी कई ऐसे फैसले आए हैं जिनमें अदालत ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। बुधवार को गोपाल सुब्रमण्यम, श्याम दीवान ने निजता को मौलिक अधिकार के लिए बहस की। बैंक से लेकर मोबाइल नंबर तक आधार से जोड़ा जा रहा है, अनिवार्य किया जा रहा है। हम सब आधार कार्ड बनवा भी रहे हैं, लेकिन क्या हम इस सवाल को समझ पा रहे हैं कि अगर आधार का डेटा लीक हो गया और सबको पता चल गया तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपका क्या नुकसान होगा? गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में लोगों को सोचने की आजादी का अधिकार दिया गया है। बगैर आजादी और निजता के यह संभव नहीं है। विचारों की स्वतंत्रता तभी होगी जब आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहे और आजादी हो। प्राइवेसी लिबर्टी का मूल और अनिवार्य तत्व है, किसी दूसरे अधिकार की छाया में रहने वाला नहीं है। लिबर्टी और प्राइवेसी के अधिकार हमें दिए नहीं गए हैं, बल्कि ये पहले से मौजूद हैं। ये स्वाभाविक, नेचुरल अधिकार हैं। संविधान जीने के अधिकार वाले आर्टिकल 21 के तहत लिबर्टी की गारंटी ही नहीं देता, बल्कि उसकी गरिमा को भी संरक्षण देता है। गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। गोपाल सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि हम ये नहीं कहते कि आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार का दायरा बढ़ाया जाए, बल्कि जो अधिकार पहले से है ही
उनकी पहचान की जाए, मान्यता दी जाए, परिभाषित की जाए। पूर्व सॉलिसिटर जनरल सोली सराब जी ने कहा कि संविधान में राइट टू प्राइवेसी नहीं लिखा है, इसका मतलब यह नहीं कि यह है ही नहीं। प्राइवेसी हर मानव व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। जैसे संविधान आर्टिकल 19 के तहत प्रेस की आजादी का अधिकार नहीं देता, उसे अभिव्यक्ति की आजादी की तरह और उसके संदर्भ में देखा और परिभाषित किया जाता है। अदालतों ने भी इस बात को हमेशा माना है। श्याम दीवान ने अपनी दलील में कहा कि राज्यसभा में 16 मार्च 2016 को अरुण जेटली ने कहा कि अब यह कहने में प्राइवेसी मौलिक अधिकार है या नहीं काफी देर हो चुकी है। प्राइवेसी शायद एक मौलिक अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी संविधान के आर्टिकल 14 की समानता के अधिकार, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी और आर्टिकल 21 जीने के अधिकार के सुनहरे त्रिकोण से बना है, ये दीवान साहब कहते हैं। आधार के सबसे बड़े समर्थक नंदन नीलेकणी का इंटरव्यू 19 जुलाई 2017 के बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है। उनका बयान छपा है। इसमें नीलेकणी जी ने जो कहा है वही आशंकाएं आधार और प्राइवेसी की बहस को जाकर छूती हुई नजर आती हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास डेटा होना डिजिटल मोनोपोली को जन्म देगा। चाइना में लोकल कंपनियों को तवज्जो दी गई, लेकिन भारत में बाहरी कंपनियां हैं जो इंटरनेट की दुनिया में छाई हुई हैं, जैसे फेसबुक और गूगल। ये कंपनियां भी डेटा के बदले फ्री सर्विस देती हैं। इनके पास डेटा है तो विज्ञापन ज्यादा है, इनकी कमाई ज्यादा है। भारत में ऐसी कोई नीति नहीं है जहां पता हो कि कौन सा डेटा शेयर करना है, कौन सा निजी है। मुझे चिंता है कि यह डेटा मोनोपोली यानी एकाधिकार बना देगा और नया कॉलोनाइजेशन मॉडल बनेगा। अगर आधार के जनक नीलेकणी जी यह बात कह रहे हैं कि डेटा जुटाकर कंपनियां नया कॉलोनाइजेशन यानी नया उपनिवेश बना सकती हैं, उपनिवेश का मतलब वहां के लोगों को गुलाम बना सकती हैं, जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। अगर यह खतरा है कि इंटरनेट कंपनियों के लिए भी और आधार के लिए भी यह साफ होना चाहिए कि प्राइवेसी, निजता के हमारे अधिकार क्या हैं, कानून क्या है और हम कहां जाकर मुकदमा करेंगे। अगर पहले से है तो क्या हमें मालूम है कि इसका कोई कंपनी उल्लंघन करती है? अगर सरकार के डेटा बैंक से आधार का डेटा लीक हो जाता है तो, अगर सरकार की मोनोपोली हो जाती है डेटा पर, तो एक नागरिक सरकार पर किस तरह से दावे कर सकता है, इंटरनेट कंपनी के खिलाफ किस तरह से वो अपने लिए इंसाफ मांग सकता है। 19 जुलाई के ये बिजनेस स्टैंडर्ड में इनका बयान छपा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे साथ इसी संदर्भ में बात करेंगे कि प्रोफेसर अमिता धांडा जी हैं। आप नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से हैं। अमिता जी, हम ये पहले यही जानना चाहते हैं आपसे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी संविधान पीठ को बैठकर विचार करने के लिए कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं है। अगर ये मौलिक अधिकार है तो इससे जो तस्वीर है उसमें किस तरह का बदलाव आता है, और अगर ये मौलिक अधिकार नहीं है तो उससे किस तरह का बदलाव आता है? संविधान पीठ के पास ये मामला इसलिए गया क्योंकि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली आधार के खिलाफ कि नहीं, ये आधार का जो नंबर आप हर चीज के लिए मांग रहे हैं ये जायज नहीं है। तो जिस पर्टिकुलर बेंच ने इस मामले को सुना, उनका ये विचार था कि ये सारा जो मामला है ये प्राइवेसी या निजता के राइट से मिलता जो मतलब से मेल खाता है। तो उनका ये कहना था कि 1954 में जो एमपी शर्मा का केस था और 1963 में जो खड़क सिंह का केस था, और जो आप पहले ही अपने कह चुके हैं कि एक 8 जजों की, एक 6 जजों की बेंच, और इन दोनों ने कहा कि प्राइवेसी का राइट नहीं है। ये उनकी मतलब जो चलमेश्वर साहब की बेंच थी उनका ये पढ़ना था उन पहले वाले डिसीजंस का। मैं उनसे उस बात पे वैसे मैं सहमत नहीं हूं। मेरे मुताबिक वो दोनों ही केस जो थे वो प्राइवेसी के ऊपर नहीं थे। उसमें प्राइवेसी पर जैसे कहते हैं ना कि आप एक केस का हम बोलते हैं सार होता है, एक निर्णय का सार होता है, हम अंग्रेजी में उसको रेशियो बोलते हैं, और एक होता है जिसमें कि ऐसे अमूमन कुछ बोल दिया जाए। ये दोनों ही केस जो थे, 8 जज वाला भी और 6 जज वाला भी, उसमें प्राइवेसी पे जो बात हुई वो उस फैसले का सार नहीं था। उसमें कहा गया जो एमपी शर्मा का केस था उसमें आप के सामने ये केस आया था खोज और जब्ती के खाते, एक कंपनी की
सारे जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसकी खोज हो रही थी और उसका सर्च एंड सीजर जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और ये कहा कि ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज हो रहा है और इस तरह से ये जो सरकार कर रही है ये गलत है। तो ये एक कंपनी अपना हक जता रही थी और सरकार कह रही थी कि नहीं, इन्होंने कुछ धांधलेबाजी की है, हमको इनके कागजात देखने की फ्रीडम होनी चाहिए, वी शुड बी एबल टू डू इट। तो उसमें उसने कह दिया कि हाँ जी साहब, हमारे यहाँ हम अगर प्रिवेसी का राइट होता तो हम लोग इस पर बात और गौर कर सकते थे, हम उल्टे रास्ते से इसको नहीं ला सकते। तो कहीं पर इसमें सारे केस में प्रिवेसी वॉज नॉट एट इशू, मतलब वो उसमें कोई विचार हुआ ही नहीं। जैसे ना आप बहुत सारी लंबी चौड़ी बात करते हो और एक शब्द उसमें बीच में एक लाइन डाल देते हो, आप पूरा केस पढ़ें तो सिर्फ उसमें एक ही लाइन है जो ये बात कहती है। तो ये आपका 8 जज का डिसीजन है, ठीक है। और जो खड़क सिंह है, खड़क सिंह में दूसरी बात है और वहां पे तो इनफैक्ट माइनॉरिटी जजमेंट है जिन्होंने पूरा प्राइवेसी का राइट रिकॉग्नाइज किया है। मैं इन दोनों केस के हवाले से सैकड़ों ही फैसले हैं। मैं ये समझना चाहता हूं सामान्य दर्शकों के लिए, इन दोनों केस के हवाले से हम क्या राय बनाएं? हाँ, आपकी नजर में कि क्या भारत में निजता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में साफ है सारे जजों की नजर में, कानूनविदों की नजर में और विद्यार्थियों की नजर में? दूसरा सवाल मेरा यह है कि मौलिक अधिकार के तहत होने से इस बहस पर, जो आधार को लेकर बहस हो रही है, उस पर क्या असर पड़ता है? और अगर अदालत कहती है कि हां ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो इस बहस का स्वरूप कैसे बदल जाता है? मैं आपका दूसरा सवाल पहले जवाब दे दूं कि अगर आप किसी भी चीज को मौलिक अधिकार मानते हैं तो आप जब कोई कानून बनाते हैं तो अगर वो उस मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है तो वो कानून उस हद तक वैलिड कानून नहीं रहता। अच्छा। वो जायज कानून नहीं रहता। उसको इस बात पे ही आप उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनसंवैधानिक कह के छोड़ सकते हैं। और जो पहला वाला जो आप बात पूछ रहे हैं कि हाँ जी, मैं आपसे इसलिए रवीश जी कह रही हूं कि जो पहले 2 डिसीजन हैं जिसके बेसिस पर ये संवैधानिक बेंच बैठी है 9 जजों की, वो इसलिए बैठी है कि वो कह रहे हैं कि हाँ जी उसमें कह दिया गया कि प्रिवेसी का राइट नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि प्रिवेसी का राइट जो है वो व्यक्ति तौर पे नहीं है, व्यक्त तौर पे नहीं है, एक्सप्लिसिटली नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं है। उसके बाद में सैकड़ों और फैसले आए जिन्होंने बार बार उन्होंने कहा कि आपके पास निजता का जो हक है वो है, ठीक। लेकिन हम लोग जो है एक टेक्निकल चीज बैठ के कि वो बड़ी वाली बेंचेस जो हैं उन्होंने क्योंकि कहा, और वो एक 54 में आई, एक 63 में आई, उसके बाद कितने सारे फैसले आए जिसमें आपने बार बार माना कि नहीं, निजता का हक है, पूरा नहीं है, मतलब इन द सेंस कि जैसे बाकी सब ये एब्सोल्यूट नहीं है, पर हमारा कोई भी हक एब्सोल्यूट नहीं है। अब मैं आपसे एक सामान्य बात जानना चाहता हूं कि ठीक है, वो संवैधानिक रूप से परिभाषित करना चाहते हैं, अभी जो हमारे पास कानून उपलब्ध हैं, क्या वो आज की चुनौतियों के हिसाब से हैं? क्या प्राइवेसी के उल्लंघन के लिए अगर किसी को होता है और प्राइवेसी का उल्लंघन उसको समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि उसकी अपनी व्यक्तिगत जानकारियां दुनिया लेकर घूम रही है, बहुत से लोग इसके खतरे को साफ साफ समझते हैं। तो इस बहस में 2 तरह के लोग हैं और एक तीसरी जनता है जिसके पास ना घर है ना मकान है, वो सड़क पर है, उसको तो पता ही नहीं, वो तो बिना प्राइवेसी के है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी किस तरह के कानून है या प्रोटेक्शन है इस लीगल सिस्टम में हमारे पास? ना के बराबर है सर। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज थी एक अच्छा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आना, एक सक्षम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आना, जिसमें कि आपका कोई भी, मतलब आप कोई जनाब से आपका डेटा लेता है, उसको गलत तरह से इस्तेमाल कर लेता है, सरकार आपसे डेटा लेती है, वो डेटा अगर कोई हैक कर लेता है, आपके आज की तारीख में आपके पास कोई भी, मतलब जैसे कहते हैं ना, सच में रेमेडी नहीं है। अगर हम उसको बुनियादी, अगर हम निजता को, प्रिवेसी को बुनियादी हक नहीं मानते, तो हमारे पास स्टैट्यूटरी कोई राइट नहीं है,
कॉन्स्टिट्यूशन से उसको आपने वैसे निकाल दिया, और मतलब जो भी मेरा डेटा है वो कैसे भी कोई इस्तेमाल करके कुछ भी मतलब उसमें प्रॉफिट कर ले, लॉस, मेरा जितना भी नुकसान कर ले, मैं उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं सकती। ठीक, अब मैं आपसे दो बात का जिक्र करना चाहता हूं जी, जो मैंने शुरू में किया कि अरुण जेटली 2016 के मार्च में कहते हैं राज्यसभा में कि अब ये कहने में कि प्राइवेसी मौलिक अधिकार है या नहीं काफी देर हो चुकी है। गनीमत है कि राज्यसभा में उन्होंने ये बात कही जब फाइनेंस बिल लेकर आए, लेकिन प्राइवेसी मौलिक अधिकार है या नहीं सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच बैठ रही है, वो कह रहे हैं शायद एक मौलिक अधिकार है एक। और जो नंदन नीलेकनी ने जो बात कही है, मैं उसके संदर्भ में जानना चाहता हूं कि अगर कंपनियों का डेटा पर मोनोपोली एकाधिकार होगा तो एक नए तरह का उपनिवेश का मॉडल है, तो सरकार के पास भी है। सरकारें कभी तानाशाही हो सकती हैं, कभी की अपनी मनमानी भी कर सकती हैं तमाम तरह के कानूनों की आड़ में। फिर क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकती हैं, बता सकती हैं कि अगर सरकार के पास इस तरह के बायोमेट्रिक्स जानकारियां हों और तमाम तरह की सूचनाएं हो तो वो आपकी जिंदगी किस तरह से तबाह कर सकती है, अधिकारों को कम कर सकती है? सर, हम लोग सबसे पहले जो कहते हैं ना कि हम आजादी की बात करते हैं, जब हम आजादी की बात करते हैं तो आजादी का सबसे बड़ा मतलब यह होता है कि जो भी मैं अपनी जिंदगी में करना चाहता हूं वो आप मुझे करने दीजिए। और जब आप मतलब जो आर्टिकल 21 की हम लोग बात करते हैं कि हाँ जी, आपकी लाइफ एंड लिबर्टी, आपकी जान और आपकी जो आजादी है, उसको अगर सरकार आपसे लेगी तो एक ऐसे कानून से लेगी जो कानून मतलब जिसमें कि पूरा मेरी पूरी सुनवाई हो, मेरी सारे जितने भी मेरी राइट्स व्हाटएवर, उनका आप सबका ख्याल रखेंगे। आप वैसा वाला कानून बनाएंगे जो हम लोग ने मेनका गांधी के बाद बनाया, फेयर, जस्ट, रीजनेबल, ऑल ऑफ दैट। तो अगर आप ऐसा वाला कानून नहीं बनाते हैं और आप ये सब मतलब सॉरी, आप जब ये बोलते हैं कि हाँ जी ये आजादी का हक है और आप मेरे से तभी ले सकते हैं अगर आप ऐसा कानून बनाएं, इस कानून के बिना तो मैं जो करना चाहूं करूं। और आप उस सारे के पूरे संविधान को आप जिसे कहते हैं ना उसके सर पे खड़ा कर रहे हैं, उसको उलट पलट कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कह के कि नहीं जी प्रिवेसी जो है वो हमारे संविधान में व्यक्ति तौर पे नहीं लिखी गई। अरे हमारे संविधान में तो ड्यू प्रोसेस भी नहीं लिखा गया था। हमारे संविधान में जो आपका ये जो पूरा कोलेजियम आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ जी सलाह और सहमति का फर्क खत्म कर दिया, क्योंकि आपने कहा कि अगर आप कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो जब तक कि हमारी सहमति ना हो आप अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति जो कानून में जो संविधान में सिर्फ जो लिखा हुआ है उसी को अगर हम हक मानते हैं तो फिर ये सब भी नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ? क्योंकि जो जान है, अगर आप एक सक्षम संविधान चाहते हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आजादी है वो सच की आजादी हो, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे को सरकार हमारे जिंदगियों में अपनी मन मर्जी से दखल ना दे सके। ये बहुत आवश्यक है। अमिता जी, ये मैं बिल्कुल दखल ना दे सके। नंदन नीलेकनी जी ने जो कहा है कि फेसबुक, गूगल कंपनियां डेटा के बदले फ्री सर्विस देती हैं और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास डेटा का एकाधिकार हो जाता है। भारत में ऐसी कोई नीति नहीं है जहां पता हो कि कौन सा डेटा शेयर करना है, कौन सा निजी है। मुझे चिंता है कि ये डेटा मोनोपोली बना देगा। मैं इसके संदर्भ में जानना चाहता हूं कि क्या वो भी यही बात कह रहे हैं कि एक खतरा हमें हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, तो पहले कानूनी समझ लिखित रूप में होनी चाहिए। जो आधार बिल में है, जिसके बारे में सरकार कहती है कि जो शेयर करेगा उसको 10 साल की सजा होगी और जिसको दिया, जो लीक कर देगा उसको 10 साल की सजा होगी, या जिसको दिया गया है वहां से जिस संस्था ने लीक किया है उसको शायद 1 साल की सजा का प्रावधान है। 3 साल और 1 साल की सजा है। तो क्या ये नीति नंदन नीलेकनी की नजर में काफी नहीं है? इस नीति में आपकी क्या समस्या है और नीलेकनी जो कह रहे हैं उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? 3 बात जानना चाहता हूं। मेरे को ये तो पक्की बात है कि हाँ साहब, आपके पास एक अच्छा डेटा प्रोटेक्शन जो लॉ है वो नहीं है, उसमें मेरे को कोई वो नहीं है। जहां तक आपका आधार का सवाल है
रवीश जी, आपको मतलब इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जैसे कहा कि 3 किस्म के लोग हैं। एक जिनको समझ है, एक जिनको समझ नहीं है प्राइवेसी के बारे में, और तीसरे वो जो बेचारे मतलब जिन्हें प्राइवेसी वगैरह जो बहुत ऊपर की चीज जिसको मानते हैं। मेरे लिए जो वो तीसरा जना है, उससे आप जब आधार बोल रहे हो और हर जगह पे कह रहे हो कि आप आधार लेकर आओ, और बिना आधार के हम आपको आपका मिड डे मील बंद हो गया, आपको आपकी हेल्थ फैसिलिटीज चली गई, आप फोन नहीं ले सकते। आप एक एक सर्विस में उसको बार बार लेके आ रहे हैं। आप हमारे मतलब वो है कि हमारे पीएचडी के जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, उनका हम नाम अपने वेबसाइट पे डालें तो सरकार के मुताबिक हमको वहां पे भी उनका आधार कार्ड देना चाहिए। मेरे को कहीं पर जो चिंता है वो ये है कि जो भी अगर आप सर्विस उसको चाहिए, अगर आप उसको बिना आधार के नहीं देंगे, तो जो आपका गरीब है वो एक किस्म का जिसे कहते हैं ना लाचार भी हो जाएगा। आप दो तरह की चीजें, आप मुझसे सवाल उठा रहे हैं कि हाँ साहब निजता का, मैं प्राइवेसी वाली जो बात कर रही हूं, कम से कम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जिनसे आप कह रहे हैं कि आप आधार कार्ड लेकर आओ, आपका बायोमेट्रिक मैच होना चाहिए, आपको बार बार देखने में मिलेगा कि वो नहीं मैच होता। पर वो आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको मैच नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी। और उसका डुप्लीकेट भी बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। आसानी से हो जाता है। मैं साहब मतलब मैं विकलांग व्यक्तियों के साथ बहुत काम करती हूँ। वो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि मतलब जिनको इतनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, और रोज आपको एक एक कोई जना आ रहा है कि आधार मांग रहे हैं। आप हमारे एक तरफ से कहते हैं हमारी कंट्री में करप्शन बहुत है। बता सकती हैं कि अगर उनकी आंखों की पुतलियां या अंगुलियों के निशान कोई लीक कर दे तो उससे उनका क्या नुकसान हो सकता है? कई बार ये लोग नहीं समझते। हम जरूर क्राइम स्टोरी में पढ़ते हैं कि किसी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए आंख, उंगलियों का या इन सब चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है और नकली बन सकता है, लेकिन फिर भी क्या आपके नजर में अध्ययन के दौरान ये बातें आई हैं कि अगर ये लीक हो गई तो इससे लोगों का, हमारा, आपका क्या नुकसान हो सकता है? सर डिपेंड करता है ना कि किस किस्म का डेटा है। अगर आपने सपोजिंग अपने बैंक वाले में एडमिशन वो अपना अकाउंट खोला और उन्होंने आपसे बायोमेट्रिक लिया और आपने उस बायोमेट्रिक के बेसिस पर आप अपना कल से अकाउंट को लेंगे और आपका वो कोई डुप्लीकेट कर सकता है, तो गया ना, सिर्फ पैसा गया आपका। और अभी हमें क्रेडिट कार्ड तो ठीक से चलाना नहीं आता। हम मतलब वो सब चीजें अभी सीख रहे हैं। आप पूरी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं ना सर, 2% के लिए थोड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक बात मुझे भी समझ में आई मैम कि हम लोगों ने कितना शिक्षा पे इन्वेस्ट किया। अमिता जी, मुझे एक बात ये भी समझ में आई कि जब सरकार बार बार कह रही है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता था तो उसके लिए हम बनाएं, लेकिन यहाँ तो स्कूल, कॉलेज, एडमिशन हर जगह आधार ही आधार मांगा जा रहा है। तो इस कितनी जगह पे कंपनियां नौकरी देने से पहले अगर आधार मांगने के लिए मजबूर कर रही हैं और उस जानकारी का वो क्या कर रही है किसी को पता नहीं है, तो कई जगहों से लीक हो सकता है, पता नहीं है। हाँ, तो ये समझ में नहीं आता कि ये कहां से होगा। एक सवाल आया है कि अगर कोर्ट अभी राइट टू प्राइवेसी, निजता के आधार पर ही बहस कर रही है, तो फिर तब तक तो इस बहस के नतीजे तक पहुंचने के पहले तो वो रोक ही सकती थी सरकार को, आप हर चीजों में अनिवार्य मत करो। प्राइवेट कंपनियों को वो कौन सा लोक कल्याणकारी योजनाएं दे रही हैं लोगों को जो वो आधार मांग रही हैं? एक कंपनी टेलीफोन नंबर देने के लिए आधार कार्ड मांगती है, क्या वो भी अपना वही काम कर रही है जो भारत सरकार कर रही है? क्या उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य, हित वही है जो भारत सरकार का लक्ष्य और उसका हित है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो मतलब पहले अगस्त में 2015 और फिर अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ मतलब जो 2 या 3 चीजों के लिए कहा था कि यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सब जगह मना किया। उसके बावजूद सरकार उसको बार बार डालती गई। जब लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने उसकी झट से सुनवाई नहीं करी, और अगर आपने झट से सुनवाई नहीं करी, जब तक आप प्राइवेसी पे फैसला करके आधार तक पहुंचेंगे, मेरा तो पूरा घर लुट चुका होगा ना। एक सवाल है जो आज जज साहब ने कहा कि आप बैंक में अपनी जानकारी देते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, लोन के लिए अपना डेटा देते हैं, ये सब कानून द्वारा संचालित है, यह बात अधिकार का नहीं है। इस बात को हम कैसे समझें फिर?
नहीं साहब, ऐसा है ना कि दो फर्क सी बातें हैं। आप सब जगह हर तरह का डेटा नहीं देते हैं, आपसे बायोमेट्रिक कोई नहीं लेता। आप अपना एक मेडिकल कराते हैं जब अपनी इंश्योरेंस करते हैं, आपके पास एक चॉइस है, आपके पास एक कि भाई हाँ मुझे ये देना है या नहीं देना। अब मैंने नहीं करना, लेकिन आपने तो ये लेकर आए हैं वहां पर जहां पे कि जो मेरे को सर्विस चाहिए मुझे चाहिए ही चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं क्या करूं? जी अमिता जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बुनियादी जानकारी देने के लिए। इस पे और भी बहस जारी रहेगी। अमेरिका ने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि वो आतंकवादियों का एक पनाहगाह हो गया है और स्वर्ग जैसा हो गया है, हेवन हो गया है आतंकवादियों के लिए। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद राज्यसभा में जो बहस हुई है लिंचिंग पे, भीड़ जब हिंसा करती है तो उसे अंग्रेजी में लिंचिंग कहते हैं, उस पर बहस हुई है। देखते हैं हमारे सांसदों ने और सरकार की तरफ से लोगों ने क्या ऐसी खास बात कही है जिससे आपकी जानकारी में एक तरह से बढ़ोतरी होती है। राज्यसभा में भीड़ की हिंसा पर बहस हुई। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। तृणमूल के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भीड़ की हिंसा का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि मीडिया का मुंह बंद किया जा रहा है, यह भी एक तरह की लिंचिंग है। सरकार ने भी कहा कि शैतानी और शरारती तत्व विकास के एजेंडे से उतारना चाहते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। सरकार इस तरह की हिंसा की निंदा करती है और सभी राज्यों से कह चुकी है कि कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन यह बहस एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां सरकार को भी समझ में नहीं आया कि क्या करें। सांसद नरेश अग्रवाल की एक टिप्पणी को काफी हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया और उन्होंने खेद भी जताया। लेकिन जब सदन की पीठ की ओर से कहा गया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर सकते, हमेशा ही कहा जाता है क्योंकि कार्रवाई से हटाया गया है, तो विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सरकार सुनिश्चित करे कि सोशल मीडिया में इसका इस्तेमाल ना हो। अभी से ही वो वायरल किया जाने लगा है। वैसे सरकार की तरफ से आईटी मंत्री ने कह तो दिया कि संबंधित अथॉरिटी से कहेंगे, लेकिन उनके या किसी के पास यह स्पष्ट आश्वासन नहीं था कि सदन की कार्रवाई से हटाया गया अंश सोशल मीडिया में ना जाए और चला जाए तो किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो। अगर ये बड़ी चुनौती नजर आई। अगर सोशल मीडिया में जाने से आप नहीं रोक सकते कार्रवाई से हटाई गई बात को, तो सदन को सोचना चाहिए कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने से रोकने का लाभ हुआ या नहीं। फिलहाल बहस के कुछ अंश आप यहां सुन सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पहले लिंचिंग नहीं होती, मैं ये पहले नहीं कहता कि पहले दलितों के साथ बुरा सलूक नहीं होता, लेकिन लिंचिंग अगर होती थी तो कोई एक इंडिविजुअल करता था, चाहे उसका धर्म कुछ भी होता था। लेकिन माफ कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस वक्त जितनी भी लिंचिंग है वो रूलिंग पार्टी, संघ परिवार का कोई न कोई आदमी उसमें इन्वॉल्व है। ये रिलीजियस नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये अपर कास्ट और दलित की लड़ाई नहीं, ये परिवार की लड़ाई अगेंस्ट एवरीबॉडी है। उनको संरक्षण मिलता है। मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिए, मैं मानता हूं गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिए, लेकिन क्या मुझे शक है और विपक्ष को शक, ये अंडरस्टैंडिंग से हो रहा। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, हम स्टेटमेंट देंगे, तुम जो करते हो करते रहो। हमारी सरकार का, हमारी पार्टी की जो नीति है वो नियत है बहुत साफ है कि हम डेवलपमेंट के एजेंडे पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव एजेंडा डोमिनेट नहीं करने देंगे। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि इन 3 सालों में हम मोदी सरकार के खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा पाए, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम इन 3 सालों में हम देश को और दुनिया को ये नहीं बता पाए कि हमने जो विरासत दी थी भ्रष्टाचार और घोटालों की, वो विरासत को एक किनारे करके और मोदी सरकार पारदर्शिता और सुशासन के रास्ते पर तेजी चल रही है, अगर वो ये नहीं बता पाए कि आज पूरी दुनिया में जो तस्वीर भारत की थी वो तस्वीर मजबूत हुई है, भारत को दुनिया के लोग नतमस्तक होकर के सलाम कर रहे हैं, अगर आज दुनिया आज ये नहीं बता पा रहे हैं
क्या देश की अर्थव्यवस्था मजबूत भी हुई है और देश का गांव गरीब किसान तक विकास की रोशनी भी पहुंच रही है। आज गरीबी और गरीब आज हमारी सरकार के एजेंडे में के केंद्र बिंदु में है, ये बात सब लोग जानते हैं। और जब ये बात जानते हैं तो अब किस तरह से सरकार को बदनाम करो, किस तरह से सरकार के एजेंडे को डाइवर्ट करने की कोशिश करो, और किस तरह से कभी टॉलरेंस के नाम पर, कभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से निकाल करके और अवार्ड वापसी हो जाती है। कहते हैं जी अंग्रेजों ने हमें अवार्ड दिया था सन 1920 में और हम सन 1916 में मोदी जी आपको वापस करने आए हैं। अरे भैया, ना मोदी जी ने तुमको अवार्ड दिया था और ना तुमसे वापस लेंगे। तो ये जो एक पूरा के पूरा एक षड्यंत्र है। मैं आज बधाई देता हूं उन चन्नों को जो बचे हैं, अब थोड़े ही दो चार जो अभी भी दिखाते हैं। मैं बधाई देता हूं उन पत्रकारों को, विशेष रूप से अखबार वालों को, जो वहां फील्ड में धमकियां बर्दाश्त करते हैं, जान की धमकियां बर्दाश्त करते हैं, न परवाह करते हुए, चाहे वो किसी भी धर्म के में, बल्कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के हिसाब, मैं उनको सल्यूट करता हूं अपनी तरफ से नहीं, पूरी विपक्ष की तरफ से और पूरी भारत की जनता की तरफ से, कि वो इस लोकतंत्र को जिंदा रख रहे हैं। जिस तरीके से ये यहां पर कर रहे हैं, इसी तरीके से पूरे देश में कर रहे हैं। पूरे देश में आतंक फैला रखा है और इनकी जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है और इनके साथियों ने पूरे देश को आतंकित कर रखा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, जहां जहां पर भी इनकी सरकारें हैं वहां पर ये काम कर रहे हैं। और जब ये बात इनसे कही जाती है तो ये सुनना नहीं चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर इतनी मजबूती के साथ कहा है, इतनी मजबूती के साथ संदेश दिया है, तो वह उन राज्य सरकारों के लिए है जो हमारी राज्य सरकारें भी हैं, ये उन राज्य सरकारों के लिए भी है जो दूसरी पार्टियों की भी राज्य सरकारें हैं। Distinguishing BJP ruled states and non-BJP ruled states. I am concerned with my country as a whole. खुला है झूठ की बाजार, right? कौन खुला है झूठ की बाजार? They are the champions at it. They have even changed Facebook. We have a lot of love and respect for Facebook. They've made Facebook into Facebook and they made it into an art form. How do they do it, sir? They will first get somebody to post something on Facebook. It will be a morph picture. Then they will get people to spread that. Then they will get some of their army to even spread that, and they'll unfortunately spread it all over. इसमें किसी भी विपक्ष की पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है इस लिंचिंग से। एक पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, जिसको ये फायदा हो रहा है। दिस इज जस्ट टू हार्वेस्ट द पॉलिटिकल हार्वेस्टिंग के लिए हो रहा। ये बाढ़ खुद ही फसल काट रही है, तो इस बाढ़ का क्या फायदा? चाहे उस समय हुई हो और चाहे अभी हो रही हो, जो भी ताकतें इस काम को कर रही हैं, उनको कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। Distinguish on the basis of what slogans are shouted. A patriot is a patriot, is an Indian patriot. And that is why that Indian patriotism is what we are standing for, not for Hindutva patriotism or for Hindutva nationalism. It's Indian nationalism. And it is that Indian nationalism that has to be nurtured, and that is our duty. And because of not nurturing that, you have these lynch mobs here today. हम नहीं चाहेंगे, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे देश का जो एजेंडा है, मेरे भारत का जो संस्कृति है, मेरे देश का जो संस्कार है, उस संस्कृति और संस्कार को कोई भी ताकत नुकसान पहुंचाए और कोई ताकत उसको बिगाड़े। ये क्लास वॉर भी करा रहे हैं, ये कास्ट वॉर भी करा रहे हैं, ये इंटर रिलीजन वॉर भी करा रहे हैं। ये आप देश में कराना क्या चाहते हैं? जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर आप ये काम कर रहे हैं। दौर है संग आजमाई का, दौर है संग आजमाई का, और हम आईना से जाते हैं। दौर है संग आजमाई का और हम आईना से जाते हैं। तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं।
लोकसभा में जब विपक्ष की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूछा कि किसानों से वादा किया गया था कि लागत में 50% जोड़कर दाम देंगे, तो इस वादे का क्या हुआ? जवाब में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि हमारी सरकार 2 गुना देने का, दाम ज्यादा देने का प्रयास कर रही है। 2 गुना देने का प्रयास कर रहे हैं सरकार अगर, तो आलू किसानों को आलू के दाम क्यों नहीं मिल रहे? जितने लगाए हैं उतने ही क्यों नहीं मिल रहे? उन्हें जंतर मंतर पर आलू लेकर आने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस आलू को महीनों की मेहनत और पैसा लगाकर किसानों ने तैयार किया, आज उसी को दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ इस तरह सड़क पर फेंककर किसानों ने अपना विरोध जताया। उनकी दलील है कि जब कोई कीमती नहीं तो इस आलू और मिट्टी में कोई फर्क नहीं। और यहाँ पर हमारा आलू मिट्टी का मोल जा रहा है और कोई खरीदने को तैयार नहीं है। ये संदेश पूरे देश को देने आए हैं। कभी आलू, कभी प्याज, कभी धान, कभी गेहूं। किसान तो पिटने के लिए हुआ है पैदा, और आज किसान केवल मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। आगरा आलू की खेती के लिए मशहूर है। वहाँ से आए किसानों को सत्तारूढ़ बीजेपी से शिकायत है। वो कहते हैं कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि किसानों को फसल की लागत का 1.5 गुना पैसा दिया जाएगा, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। माननीय मोदी जी के घोषणा पत्र में है कि किसानों को उनकी लागत मूल्य का 1.5 गुना मिलेगा। ठीक है, ये 2014 के समय में किया, 2014 के समय में किया था। तो इसके लिए किसानों ने उनको बहुत भरपूर समर्थन दिया और किसानों ने पूरी ताकत लगा के पूरे देश के अंदर अपनी खेती में ताकत लगाई कि अब हमें 1.5 गुना मिलेगा। लेकिन किसान को छला गया, उसके साथ धोखा हुआ। अब वो कोई खरीदने वाला नहीं है, तो उसकी लागत मूल्य भी नहीं निकल रही, तो 1.5 गुने की तो बात ही कहाँ। प्रधानमंत्री मोदी के 3 साल पुराने वादे के पूरा ना होने से नाराज किसान अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 महीने पहले किए गए वादे को लेकर नाराज हैं। योगी ने किसानों से 487 रुपए क्विंटल के भाव से 1 लाख टन आलू खरीदने की बात कही थी, लेकिन ये आलू खरीद जमीन पर दिखी ही नहीं। इन्हें जो घोषणा की थी 485 रुपए की, जो भंडारण हो चुका, 487 रुपए पर क्विंटल की, उसमें उन्होंने अपने उससे की। तो जब आलू स्टोर हो चुका था उससे बाद में की, जो खेतों में आलू पड़ा रह गया था, जो स्टोरों से बाहर रह गया था, वो आलू की मतलब उन्होंने घोषणा की। तो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने 2,000 कुंटल आलू खरीदा। अच्छा, और कहा कितना था, क्या कितना आलू कहा था कि खरीदेंगे यूपी के अंदर? मतलब 1 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदेंगे, इन्होंने ये कहा था जी। अच्छा, और आलू मतलब लिया ही नहीं, स्टोर में सब लोग किसान रख चुके थे। उसके बाद में आलू कहने जो वादा मुख्यमंत्री ने किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। कुशल पाल सिंह आगरा के खंदोली गांव में अपने भाई के साथ 20 बीघा में आलू की खेती करते हैं। परिवार के 11 लोगों का जीवन खेती पर आश्रित है। सिर पर करीब 2.25 लाख रुपए का खेती का कर्ज भी है। आलू खेती में लागत आती है 410 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 किलो, जबकि बाजार मूल्य इसका आधा है, जिसके चलते वो अपनी 2/3 फसल कोल्ड स्टोरेज में रखने को मजबूर हैं। करीब 410-420 से लेकर के 450 रुपए प्रति पैकेट की लागत आती है। अच्छा, और रेट कितना मिल गया आपको इस बार? रेट ये समझ लीजिए आप 200 रुपए प्रति पैकेट आलू बिक रहा है। 200 रुपए प्रति पैकेट जी, और 200 रुपए प्रति पैकेट में भी हमारा जो 40 पैकेट निकलता है उसमें से 10% आलू जो है वो छोटे साइज का होता है। उत्तर प्रदेश में इस साल 150 लाख टन आलू की पैदावार का अनुमान है, जबकि बीते साल ये करीब 138 लाख टन थी। खुद केंद्र सरकार के मुताबिक जून 2017 में आलू का थोक भाव जून 2016 के मुकाबले 47.32% कम यानी आधा हो गया है। इन किसानों का दावा है कि आलू की कीमत ना मिलने के चलते आगरा क्षेत्र में 15 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सब पूरा वो है हमारे पास, जो किसान मरे हैं, इनके यहाँ हम लोग मरने गए। ये सब 25 से 30 साल के लड़के मरे हैं जो आत्महत्या की है इन्होंने। इनके आलू का कर्जा था इनके। कब से कब तक क्या आप बता रहे हैं कि 15 किसानों ने आत्महत्या करी? ये अभी इसे 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर जी, ये 15 किसानों ने जी। मुझे माफ करो। इसलिए किसानों को अब सरकार से कोई खास उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को उम्मीद नहीं है कि क्या हो सकता है, ये सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हम मुख्यमंत्री जी से मिले आए, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, तो यहाँ क्या हो सकता है।
अब बताइए, हम वहाँ भी तो उनसे डेलीगेशन मिलने गया, ये सब किसान मरे हैं इनके। गवर्नमेंट कुछ देती नहीं। जंतर मंतर इन दिनों किसानों का ये दर्द देख रहा है और अब किसानों के बच्चे भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में आत्महत्या कर चुके किसानों के बच्चों को बोलते सुनेंगे तो दिल भर आएगा। होटल में जाकर वेटर को 5 या 10 रुपए खुशी खुशी से टिप दे देते, तो बाजार में जाकर किसान से सब्जी लेते वक्त आप क्यों झगड़ा करते हो? उसके भी बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे वैसे उसके भी बच्चे सोचते हैं कि हमारे पिता जाएंगे, हमें अच्छे कपड़े देंगे, अच्छे खाना खिलाएंगे। देश के किसान देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनलों से लगातार एक सवाल कर रहे हैं, वो ये कि जब उनकी फसल औने पौने दाम बिकती है तो देश के न्यूज चैनलों में, खासतौर से राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में दूर तक कोई खबर नहीं होती, लेकिन जब वही चीज़ शहरों में उपभोक्ताओं को महंगी मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि यही इस समय इस देश की सबसे बड़ी चिंता है। जंतर मंतर दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। उसे अभिव्यक्ति की आजादी की तरह और उसके संदर्भ में देखा और परिभाषित किया जाता है। अदालतों ने भी इस बात को हमेशा माना है। श्याम दीवान ने अपनी दलील में कहा कि राज्यसभा में 16 मार्च 2016 को अरुण जेटली ने कहा कि अब यह कहने में प्राइवेसी मौलिक अधिकार है या नहीं काफी देर हो चुकी है। प्राइवेसी शायद एक मौलिक अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी संविधान के आर्टिकल 14 की समानता के अधिकार, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी और आर्टिकल 21 जीने के अधिकार के सुनहरे त्रिकोण से बना है, ये दीवान साहब कहते हैं। आधार के सबसे बड़े समर्थक नंदन नीलेकणी का इंटरव्यू 19 जुलाई 2017 के बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है। उनका बयान छपा है। इसमें नीलेकणी जी ने जो कहा है वही आशंकाएं आधार और प्राइवेसी की बहस को जाकर छूती हुई नजर आती हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास डेटा होना डिजिटल मोनोपोली को जन्म देगा। चाइना में लोकल कंपनियों को तवज्जो दी गई, लेकिन भारत में बाहरी कंपनियां हैं जो इंटरनेट की दुनिया में छाई हुई हैं, जैसे फेसबुक और गूगल। ये कंपनियां भी डेटा के बदले फ्री सर्विस देती हैं। इनके पास डेटा है तो विज्ञापन ज्यादा है, इनकी कमाई ज्यादा है। भारत में ऐसी कोई नीति नहीं है जहां पता हो कि कौन सा डेटा शेयर करना है, कौन सा निजी है। मुझे चिंता है कि ये डेटा मोनोपोली यानी एकाधिकार बना देगा और नया कोलोनाइजेशन मॉडल बनेगा। अगर आधार के जनक नीलेकणी जी यह बात कह रहे हैं कि डेटा जुटाकर कंपनियां नया कोलोनाइजेशन यानी नया उपनिवेश बना सकती हैं, उपनिवेश का मतलब वहां के लोगों को गुलाम बना सकती हैं, जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। अगर यह खतरा है कि इंटरनेट कंपनियों के लिए भी और आधार के लिए भी यह साफ होना चाहिए कि प्राइवेसी, निजता के हमारे अधिकार क्या हैं, कानून क्या है और हम कहां जाकर मुकदमा करेंगे। अगर पहले से है तो क्या हमें मालूम है कि इसका कोई कंपनी उल्लंघन करती है? अगर सरकार के डेटा बैंक से आधार का डेटा लीक हो जाता है तो, अगर सरकार की मोनोपोली हो जाती है डेटा पर, तो एक नागरिक सरकार पर किस तरह से दावे कर सकता है, इंटरनेट कंपनी के खिलाफ किस तरह से वो अपने लिए इंसाफ मांग सकता है। 19 जुलाई के ये बिजनेस स्टैंडर्ड में इनका बयान छपा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे साथ इसी संदर्भ में बात करेंगे कि प्रोफेसर अमिता धांडा जी हैं। आप नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से हैं। अमिता जी, हम ये पहले यही जानना चाहते हैं आपसे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी संविधान पीठ को बैठकर विचार करने के लिए कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं है। अगर ये मौलिक अधिकार है तो इससे जो तस्वीर है उसमें किस तरह का बदलाव आता है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरकार की फाइलों पर गोपनीय लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। उसी तरह हमारी आपकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनके बारे में हम नहीं चाहते कि दुनिया जाने। क्या आप चाहेंगे कि आपके नाम से लिखी गई चिट्ठी कोई और पढ़ ले और यह भी जान ले कि चिट्ठी कहाँ से आई है? आप चिट्ठी सीने से लगाकर पढ़ते हैं या सारी दुनिया को ऐसे दिखाकर पढ़ते हैं? ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि यह बात सबके सामने बराबर से साफ हो कि सब
के सामने चिट्ठी का पढ़ना प्राइवेसी, निजता का उल्लंघन है। जैसे अगर मैं आपका फेसबुक लेकर देखने लग जाऊं कि पासबुक लेकर कि कितना पैसा है, तो आपको हो सकता है कि बुरा लगे। जिस तरह से सरकार की गोपनीयता उसकी निजता है, प्राइवेसी है, उसी तरह से आपकी निजता यानी प्राइवेसी की भी गोपनीयता है। आजकल आधार कई चीजों में अनिवार्य किया जाने लगा है और कहीं नहीं भी है वहां भी लिया जाने लगा है। आधार कार्ड में आपकी कई सूचनाएं होती हैं। इन सब जानकारियों को आजकल डेटा कहते हैं समग्र रूप से। दुनिया के किसी भी देश में ये डेटा सुरक्षित होते हुए भी अंतिम रूप से सुरक्षित नहीं है। एक जगह जमा होने के कारण इनके उड़ा ले जाने का खतरा हमेशा बना रहता है, उड़ा भी ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आधार को बायोमेट्रिक्स यानी आंखों की पुतली, उंगलियों के निशान से जोड़े जाने के खिलाफ 20 याचिकाएं दायर की गई हैं, क्योंकि इसमें इस तरह की सूचनाएं होती हैं और हर चीज में अनिवार्य करेंगे तो ये सारी सूचनाएं जाहिर हो जाएंगी। 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के 67 साल बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस बात पर विचार कर रही है कि निजता, प्राइवेसी आपका मौलिक अधिकार है या नहीं। 9 जजों की बेंच के सामने यह सवाल आधार के संदर्भ में आया है। कई चीजों में आधार अनिवार्य किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका में यह सवाल उठाया कि आधार के बाद किसी का किसी से पर्दा नहीं रहेगा, निजता समाप्त हो जाएगी। यह मौलिक अधिकार का हनन है। इसलिए विचार हो रहा है कि क्या निजता मौलिक अधिकार है। अगर आधार की सारी जानकारी, उससे जुड़ा मोबाइल नंबर, बैंक खातों की जानकारी लीक हो जाए या आधार नंबर लेकर आप हर जगह पहुंच जाएं, तो आप किस कानून के तहत कोर्ट के पास जाएंगे कि आपकी निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार का हनन हुआ है। क्या आप समझते हैं कि बैंक अकाउंट में आधार का जोड़ना, मोबाइल में जोड़ना आपकी प्राइवेसी के उल्लंघन का एक नया रास्ता खोलता है। जब हमसे व्यक्तिगत और सार्वजनिक आचरणों में उम्मीद की जाती है कि एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें, सम्मान करें, तो वह संविधान या कानून के तहत परिभाषित क्यों नहीं है। या हम उल्टे रास्ते से इसको नहीं ला सकते। तो कहीं पर इसमें सारे केस में प्रिवेसी वॉज नॉट एट इशू, मतलब वो उसमें कोई विचार हुआ ही नहीं। जैसे ना आप बहुत सारी लंबी चौड़ी बात करते हो और एक शब्द उसमें बीच में एक लाइन डाल देते हो। आप पूरा केस पढ़ें तो सिर्फ उसमें एक ही लाइन है जो ये बात कहती है। तो ये आपका 8 जज का डिसीजन है, ठीक है। और जो खड़क सिंह है, खड़क सिंह में दूसरी बात है, और वहां पे तो इनफैक्ट माइनॉरिटी जजमेंट है जिन्होंने पूरा प्राइवेसी का राइट रिकॉग्नाइज किया है। मैं इन दोनों केस के हवाले से सैकड़ों ही फैसले हैं। मैं ये समझना चाहता हूं सामान्य दर्शकों के लिए, इन दोनों केस के हवाले से हम क्या राय बनाएं। आपकी नजर में कि क्या भारत में निजता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में साफ है सारे जजों की नजर में, कानूनविदों की नजर में और विद्यार्थियों की नजर में। दूसरा सवाल मेरा यह है कि मौलिक अधिकार के तहत होने से इस बहस पर, जो आधार को लेकर बहस हो रही है, उस पर क्या असर पड़ता है, और अगर अदालत कहती है कि हां ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो इस बहस का स्वरूप कैसे बदल जाता है। मैं आपका दूसरा सवाल पहले जवाब दे दूं कि अगर आप किसी भी चीज को मौलिक अधिकार मानते हैं तो आप जब कोई कानून बनाते हैं तो अगर वो उस मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है तो वो कानून उस हद तक वैलिड कानून नहीं रहता। अच्छा। वो जायज कानून नहीं रहता। उसको इस बात पे ही आप उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनसंवैधानिक कह के छोड़ सकते हैं। और जो पहला वाला जो आप बात पूछ रहे हैं कि हाँ जी, मैं आपसे इसलिए रवीश जी कह रही हूं कि जो पहले 2 डिसीजन हैं जिसके बेसिस पर ये संवैधानिक बेंच बैठी है 9 जजों की, वो इसलिए बैठी है कि वो कह रहे हैं कि हाँ जी उसमें कह दिया गया कि प्रिवेसी का राइट नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि प्रिवेसी का राइट जो है वो व्यक्ति तौर पे नहीं है, व्यक्त तौर पे नहीं है, एक्सप्लिसिटली नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं है। उसके बाद में सैकड़ों और फैसले आए जिन्होंने बार बार उन्होंने कहा कि आपके पास निजता का जो हक है वो है, ठीक। लेकिन हम लोग जो है एक टेक्निकल चीज बैठ के कि वो बड़ी वाली बेंचेस जो हैं उन्होंने क्योंकि कहा, और वो एक 54 में आई, एक 63 में आई, उसके बाद कितने सारे फैसले आए जिसमें आपने बार बार माना कि नहीं, निजता का हक है, पूरा नहीं है, मतलब इन द सेंस की है। जो सवाल सोशल कोड का हिस्सा है वो सवाल संविधान का हिस्सा क्यों नहीं है।
यह सवाल पहले भी था, मगर डिजिटल दौर में काफी बड़ा हो गया। इंटरनेट, फेसबुक, गूगल के जमाने में आप इस जगत में लगातार किसी अपराधी की तरफ पीछा किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं। एक तीसरी आंख देख रही है। दुनिया भर में रोज लाखों लोगों की प्राइवेसी पर हमला हो रहा है। लोगों के बारे में जानकारी जमा करना और उसे चुराकर बेच देना, यह अपने आप में धंधा है। तभी तो आपके मोबाइल पर जब सेल या खरीदो बेचो के मैसेज आने लगते हैं तो आप तंग हो जाते हैं। इसके लिए टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ने, TRAI ने एक व्यवस्था की है, जिसके तहत आप दर्ज करा सकते हैं कि आपको इस तरह के मैसेज ना भेजे जाएं, या आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कोई आपकी निजता, प्राइवेसी में दखल दे। कोई ये भी जाने कि आपने फ्रिज खरीद कर बाजार से लाए हैं तो अब उसका कवर भी ले लीजिए, क्योंकि किसी को पता चल गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की पीठ 19 और 20 जुलाई को मंथन कर रही है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं। 1954 में MP शर्मा के केस में 8 जजों की पीठ और 62 में खड़ग सिंह के केस में 6 जजों की पीठ ने फैसला दिया था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बाद भी कई ऐसे फैसले आए हैं जिनमें अदालत ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। बुधवार को गोपाल सुब्रमण्यम, श्याम दीवान ने निजता को मौलिक अधिकार के लिए बहस की। बैंक से लेकर मोबाइल नंबर तक आधार से जोड़ा जा रहा है, अनिवार्य किया जा रहा है। हम सब आधार कार्ड बनवा भी रहे हैं, लेकिन क्या हम इस सवाल को समझ पा रहे हैं कि अगर आधार का डेटा लीक हो गया और सबको पता चल गया तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपका क्या नुकसान होगा। गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में लोगों को सोचने की आजादी का अधिकार दिया गया है। बगैर आजादी और निजता के यह संभव नहीं है। विचारों की स्वतंत्रता तभी होगी जब आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहे और आजादी हो। प्राइवेसी लिबर्टी का मूल और अनिवार्य तत्व है, किसी दूसरे अधिकार की छाया में रहने वाला नहीं है। लिबर्टी और प्राइवेसी के अधिकार हमें दिए नहीं गए हैं, बल्कि ये पहले से मौजूद हैं। ये स्वाभाविक, नेचुरल अधिकार है। संविधान जीने के अधिकार वाले आर्टिकल 21 के तहत लिबर्टी की गारंटी ही नहीं देता, बल्कि उसकी गरिमा को भी संरक्षण देता है। गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। गोपाल सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि हम ये नहीं कहते कि आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार का दायरा बढ़ाया जाए, बल्कि जो अधिकार पहले से है ही उनकी पहचान की जाए, मान्यता दी जाए, परिभाषित की जाए। पूर्व सॉलिसिटर जनरल सोली सराब जी ने कहा कि संविधान में राइट टू प्राइवेसी नहीं लिखा है, इसका मतलब यह नहीं कि यह है ही नहीं। प्राइवेसी हर मानव व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। जैसे संविधान आर्टिकल 19 के तहत प्रेस की आजादी का अधिकार नहीं देता है, और अगर यह मौलिक अधिकार नहीं है तो उससे किस तरह का बदलाव आता है। संविधान पीठ के पास ये मामला इसलिए गया क्योंकि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली आधार के खिलाफ कि नहीं, ये आधार का जो नंबर आप हर चीज के लिए मांग रहे हैं ये जायज नहीं है। तो जिस पर्टिकुलर बेंच ने इस मामले को सुना, उनका ये विचार था कि ये सारा जो मामला है ये प्राइवेसी या निजता के राइट से मिलता, जो मतलब से मेल खाता है। तो उनका ये कहना था कि 1954 में जो MP शर्मा का केस था और 1963 में जो खड़ग सिंह का केस था, और जो आप पहले ही अपने कह चुके हैं कि एक 8 जजों की, एक 6 जजों की बेंच, और इन दोनों ने कहा कि प्राइवेसी का राइट नहीं है। ये उनकी मतलब जो चलमेश्वर साहब की बेंच थी, उनका ये पढ़ना था उन पहले वाले डिसीजंस का। मैं उनसे उस बात पे वैसे मैं सहमत नहीं हूं। मेरे मुताबिक वो दोनों ही केस जो थे वो प्राइवेसी के ऊपर नहीं थे। उसमें प्राइवेसी पर, जैसे कहते हैं ना कि आप एक केस का, हम बोलते हैं सार होता है, एक निर्णय का सार होता है, हम अंग्रेजी में उसको रेशियो बोलते हैं, और एक होता है जिसमें कि ऐसे अमूमन कुछ बोल दिया जाए। ये दोनों ही केस जो थे, 8 जज वाला भी और 6 जज वाला भी, उसमें प्राइवेसी पे जो बात हुई वो उस फैसले का सार नहीं था। उसमें कहा गया, जो MP शर्मा का केस था, उसमें आप के सामने ये केस आया था खोज और जब्ती के खातिर। एक कंपनी की सारे जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसकी खोज हो रही थी और उसका सर्च एंड सीजर जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और ये कहा कि ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज हो रहा है और इस तरह से ये जो सरकार कर रही है ये गलत है।
तो ये एक कंपनी अपना हक जता रही थी और सरकार कह रही थी कि नहीं, इन्होंने कुछ धांधलेबाजी की है, हमको इनके कागजात देखने की फ्रीडम होनी चाहिए, वी शुड बी एबल टू डू इट। तो उसमें उसने कह दिया कि हाँ जी साहब, हमारे यहाँ हम अगर प्रिवेसी का राइट होता तो हम लोग इस पर बात और गौर कर सकते।